Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक प्रताप, सहायक प्राध्यापक विधि विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है भागीदारी अधिनियम 1932। आज के व्याख्यान का जो विषय है वह है भागीदारी की प्रकृति। आज के व्याख्यान का प्रमुख उद्देश्य यह देखना कि क्या कोई फर्म विधिक व्यक्ति होती है, फर्म का जो स्टेटस होता है या उसकी परिस्थिति होती है वह कहाँ से जन्म लेती है, हम किसी भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का निर्माण या कैसे करते हैं, या किसी भागीदारी का जो अस्तित्व का निर्माण का ढंग होता है वह क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान हम भागीदारी तथा कंपनी के बीच में अंतर को भी स्पष्ट करेंगे। फर्म का जो स्टेटस होता है या उसकी परिस्थिति होती है, कार के जो व्यापारिक गतिविधि करने वाले तरीके हैं, चाहे वह सहस्वामित्व हो या हिंदू अविभाजित फैमिली हो या कंपनी हो, उससे किस रूप में यह अंतर रखती है। क्योंकि भागीदारी की व्यवस्था एक संविदात्मक या संविदाजन्य व्यवस्था होती है, इसलिए आज के व्याख्यान में हम इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। भागीदारी की प्रकृति की चर्चा करने के लिए हमें यह देखना होगा कि क्या फर्म या भागीदारी को विधिक व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त है अथवा नहीं। फर्म क्या कंपनी की भांति अपना विधिक अस्तित्व अलग से रखती है या फर्म कोई विधिक व्यक्ति नहीं होती है। इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हम अपने प्रथम व्याख्यान को थोड़ा ध्यान में लाएंगे, जिसमें हमने देखा था कि फर्म क्या होता है, फर्म के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और किसी फर्म का निर्माण कैसे होता है। जब हम अधिनियम की धारा 4 को पढ़ते हैं तो हमने देखा कि फर्म व्यक्तियों के बीच का ऐसा संबंध है जहां वो कारोबार को चलाने के लिए तथा उनसे प्राप्त होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए करार करते हैं। ऐसे में इस परिभाषा से कहीं भी यह उल्लिखित नहीं होता है कि फर्म को एक अलग विधिक अस्तित्व प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि फर्म की परिभाषा चाहे वह वर्तमान अधिनियम की धारा 4 हो, चाहे पुराने अधिनियम जबकि यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 239 के अंतर्गत व्याख्यायित थी, कहीं भी फर्म को विधिक व्यक्तित्व के रूप में शामिल नहीं किया गया था। हाँ, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमने इस फर्म के नए अधिनियम भागीदारी अधिनियम 1932 में इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाया है। यानी यदि कोई व्यक्ति चाहे तो फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन फर्म के रजिस्ट्रेशन करा लेने मात्र से क्या वह विधिक व्यक्तित्व प्राप्त कर लेगी या नहीं, इसकी चर्चा हम आज इस व्याख्यान में कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से यह संयुक्त अर्थ है कि फर्म को अपने सदस्यों से पृथक विधिक अस्तित्व प्राप्त नहीं होता है। यानी फर्म का आशय उन भागीदारियों से लिया जाता है और सामूहिक रूप से इन्हें फर्म कहा जाता है। शंकर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम मोहन देवी के वाद में 1968 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि फर्म वास्तव में उसे गठित करने वाले भागीदारी समूह का नाम है। इसी प्रकार दुल्ली चंद बनाम कमिश्नर आयुक्त आयकर विभाग के वाद में 1956 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फर्म किसी व्यक्ति या कंपनी अथवा नियम के साथ भागीदारी का कार्य नहीं करती, इसलिए फर्म किसी अन्य व्यक्तियों के साथ भागीदारी का सृजन भी नहीं कर सकती। यानी एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत हैसियत से करार कर सकता है और कुछ सीमित उद्देश्य के लिए फर्म को विधिक व्यक्तित्व माना गया है।
उदाहरण के लिए आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 31 के प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिनियम में व्यक्ति की परिभाषा दी है, जिसमें फर्म को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार यदि इस सीमित व्यवस्था को छोड़ दें तो सामान्य रूप से फर्म को विधिक अस्तित्व प्राप्त नहीं है। भागीदारी परिस्थिति से सृष्ट नहीं होती है, अर्थात भागीदारी का जन्म परिस्थिति से नहीं होता है। भागीदारी का संबंध एक संविदात्मक संबंध है जो भागीदारों के बीच में संविदा से उत्पन्न होता है, न कि परिस्थिति से। जिस प्रकार एक अविभाज्य हिंदू या अविभाज्य हिंदू कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत से कारोबार करते हैं या चलाते हैं, उस हैसियत में वे भागीदार नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भागीदारी धारा 5 के अनुसार संविदात्मक संबंध से उद्भूत होती है, परिस्थिति से नहीं। अधिनियम की धारा 5 कहती है कि हिंदू अविभाज्य परिवार कुटुंब के सदस्य जो कारोबार चलाते हैं वह मात्र उसी हैसियत में कारोबार चलाते हैं, यानी भागीदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का ऐसा संबंध है जो उद्देश्य में कारोबार और होने वाले लाभों को बांटने के लिए संविदा से उत्पन्न हुई है, या जो संविदात्मक संबंध या भागीदारी का संबंध है वे स्वेच्छापूर्ण संविदा से उत्पन्न होती है। और धारा 5 इसी विशेष प्रकृति की ओर इशारा करती है। धारा 5 के अनुसार भागीदारी का संबंध संविदा से उत्पन्न हुआ है, परिस्थिति से नहीं, और विशेषकर हिंदू अविभाज्य परिवार उस हैसियत से कारोबार चलाते हैं। इस प्रकार जब एक हिंदू परिवार के सदस्य कारोबार या पारिवारिक कारोबार चलाते हैं तो उन्हें आपस में भागीदार नहीं माना जा सकता और उन पर भागीदारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे और वह हिंदू विधि के अंतर्गत शासित होंगे। अन्मलैया चेष्टी बनाम सुब्रमण्यम चेष्टी के वाद में 1929 में न्यायालय ने कहा कि पारिवारिक कारोबार के अंतर्गत पैतृक कारोबार या एक ऐसा नया कारोबार भी आता है जो हिंदू परिवार द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जाता है। यानी संयुक्त परिवार को संयुक्त रूप से एक संपत्ति के रूप में माना जा सकता है। और धारा 5 में भी यह महत्वपूर्ण है कि केवल हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य द्वारा ही पारिवारिक कारोबार का संचालन किया जाए। अब जबकि कोई कारोबार चलाने और उससे प्राप्त होने वाले लाभों को आपस में बांटने का करार किया गया हो, तो ऐसे में यदि यह संबंध भागीदारी का संविदा से उत्पन्न हुई है न कि परिस्थिति से, तो हम उसे भागीदार तो मान लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कुछ लोगों या व्यक्तियों का समूह जो आपस में व्यापार में होने वाले लाभ को आपस में बांट रहे हैं, क्या हम मान लें कि वह फर्म है, या फर्म के रूप में मानने के लिए या इसका परीक्षण करने के लिए क्या कोई तरीका है? वास्तव में जब भी हम भागीदारी के अस्तित्व का अवधारण करेंगे तो हमें भागीदारी के अस्तित्व का अवधारण करने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। विशेष रूप से धारा 6 इस मामले में प्रकाश डालती है और यह अवधारण करने में कि व्यक्तियों के बीच जो संबंध हैं या कोई समूह या जो फर्म है वो फर्म हैं अथवा नहीं, या फर्म के संबंध में वे आपस में भागीदार हैं या नहीं, इस हेतु जो पक्षकार हैं उनके बीच के वास्तविक संबंध को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जब सभी सुसंगत तथ्यों को एक साथ परीक्षित किया जाएगा तभी यह स्पष्ट होगा कि क्या भागीदारी का अस्तित्व है अथवा नहीं है। इस परिभाषा खंड के साथ जब हम धारा 6 को देखते हैं तो धारा 6 के स्पष्टीकरण को भी देखना आवश्यक हो जाता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की चर्चा की गई है। स्पष्टीकरण 1 स्पष्ट करता है कि संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुछ प्रत्यागमों या उस संपत्ति से संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बीच अंश पाना या स्वमेव ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता। अर्थात यदि किसी विधा या किसी भी रूप में एक समूह के व्यक्ति आपस में लाभों को बांटते हैं या उनमें अंशों को प्राप्ति होती है
तो मात्र संयुक्त हित रख लेने या संयुक्त हित के कारण लाभ प्राप्त होने से वह किसी भी रूप में भागीदार नहीं कहे जा सकते। और दूसरा स्पष्टीकरण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबार के लाभ में से अंश या किसी कारोबार में लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने वाले किसी संदाय की प्राप्ति स्वमेव उस कारोबार को चलाने वालों को भागीदार नहीं बना सकती। अर्थात किसी कारोबार में जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है, उस लाभ प्राप्त होने से उस लाभों में यदि किसी प्रकार की घटोत्तरी या बढ़ोतरी हो रही है, तो उस घटोत्तरी या बढ़ोतरी होने के कारण जो उनमें संदाय किया जाना है, मात्र इस प्रकार के संदाय से उससे हम कोई कारोबार और उस संदाय के कारण उन्हें भागीदार नहीं मान सकते हैं। यानी यदि हम इस स्पष्टीकरण में उपखंडों को देखें तो ऐसे व्यक्ति को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारोबार में लगाने के लिए हो, अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को कुछ धन उधार पर दिया, जिस धन का प्रयोग वह किसी कारोबार में कर रहा हो, तो उसमें वह कोई लाभ प्राप्त करेगा तो वह भागीदार नहीं होगा। इस प्रकार किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होना या किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य द्वारा वार्षिकी के रूप में यदि कोई लाभ प्राप्त होता है तो भी वह उसे भागीदार नहीं बना देता है। अर्थात कारोबार के किसी पुरोमन स्वामी या भागिक स्वामी द्वारा उस कारोबार के गुडविल या अंश के विक्रय के फलस्वरूप ऐसे संदाय की प्राप्ति रखने वाला उस कारोबार को चलाने वाले व्यक्तियों को स्वमेव भागीदार नहीं बना देगी। अधिनियम की धारा 6 भागीदारी के अस्तित्व को निश्चितता की कसौटी पर देखती है, यानी यह अवधारण करने के लिए कि क्या कोई समूह फर्म है अथवा कोई व्यक्ति उस फर्म में भागीदार है, पक्षकारों के मध्य उस वास्तविक संबंध को देखने पर ज्ञात होगा या देखा जाना चाहिए, और इन सभी तथ्यों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी कारोबार में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कुछ लोग आपस में व्यापार में भागीदार के रूप में शामिल होना चाहते हैं, तो मात्र इसलिए कि आपस में लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो हम उन्हें भागीदार कहें अथवा ना कहें, इस प्रश्न के उत्तर के लिए धारा 6 का सहारा लेना पड़ेगा। और धारा 6 स्पष्ट रूप से कहती है कि व्यक्तियों या पक्षकारों के मध्य किसी फर्म के या समूह के भागीदारों के मध्य वास्तव में भागीदारी का रिश्ता या भागीदारी का संबंध स्थापित है कि नहीं, हमें उसके वास्तविक आशय को देखना पड़ेगा और उनके बीच वास्तविक संबंध को देखना पड़ेगा। और यही वास्तविक संबंध का परीक्षण ही भागीदारी फर्म में भागीदारों के मध्य भागीदारी स्थापित होने का परीक्षण है। यह धारा कॉक्स बनाम हिकमैन के वाद में दिए गए सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख करती है। जब हमने प्रथम व्याख्यान को देखा था तो हमने इस सिद्धांत की चर्चा की थी, जहां कॉक्स बनाम हिकमैन के वाद में जहां ऋणदाताओं द्वारा न्यासधारी की भूमिका अदा करते हुए उस ऋण की अदायगी के लिए कारोबार का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया गया था, और न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे न्यासधारी हैं, ना कि वह भागीदारी, और उन्हें भागीदार का अस्तित्व या भागीदार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसी का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य भागीदारी का संबंध निर्माण करना है तो हमें उस संबंध का ध्यान रखना चाहिए, और यह संबंध भागीदारी का संबंध है या नहीं, उनके मध्य हुए करार और उस करार के वास्तविक अर्थ जो उस मामले की समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों से दर्शित होते हैं, उस पर आधारित होना चाहिए। मात्र किसी दिए गए कथन या अभिप्राय द्वारा यह निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक मामले में
पक्षकारों ने संविदा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि उनके मध्य भागीदारी का संबंध नहीं होगा और वे भागीदार नहीं होंगे, किंतु न्यायालय ने सभी तथ्य एवं परिस्थितियों की चर्चा करते हुए कहा कि आपके व्यक्ति जो वास्तविक संबंध है, जो आपके तथ्य एवं परिस्थितियों से सुसंगत होता है, वह यह कि आप आपस में भागीदारी की संरचना कर रहे हैं और भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं और भागीदार के रूप में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मात्र संविदा में यह स्पष्ट रूप से लिख देना कि हम भागीदार का निर्माण नहीं करेंगे या भागीदारी नहीं बनाएंगे, लेकिन सभी कार्य, संरचना, परिस्थिति, तथ्य एवं परिस्थिति यह इशारा करती है कि कारोबार में होने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए आपस में एक दूसरे के बीच पारस्परिक संबंध में कार्य किया गया तो वो भागीदार की परिभाषा में शामिल होंगे। इसी प्रकार एक अन्य मामले में संबंधित व्यक्तियों ने संविदा की स्थापना करते समय यह उल्लेख किया कि अपने को वो भागीदार मानते हैं। यदि सभी तथ्य एवं परिस्थितियों को देखें तो यह आभास होता है कि उनके बीच भागीदारी की संविदा या भागीदारी के आवश्यक तो नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके बीच हुई संबंध को भागीदारी का सृजन नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार भागीदारी अधिनियम की धारा 6 भागीदारी के अस्तित्व के निर्माण के संबंध में जो तरीके बताती है, उसे यदि हम अवयव के रूप में देखें तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त स्वामित्व के होने से भागीदारी स्थापित नहीं हो सकती। अर्थात मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी संपत्ति पर समान अधिकार है और उस संपत्ति से होने वाले लाभों को वो आपस में बांटते हैं, तो वह मात्र सहस्वामी ही कहलाएंगे, भागीदार नहीं कहलाएंगे। यानी किसी संपत्ति में सामान्य हित या संयुक्त हित का आपस में बंटवारा स्वमेव ऐसे व्यक्तियों को आपस में भागीदार नहीं बनाता है। धारा 6 की पहले स्पष्टीकरण में इस बात की व्याख्या और इसे प्रावधानित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि लाभ या कुछ प्रत्यागमों में उस संपत्ति में संयुक्त या सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों से जो लाभ प्राप्त होता है उसके कारण वह स्वमेव भागीदार नहीं हो जाते। यानी किसी संपत्ति में स्वस्वामी होने के कारण उन्हें जो लाभ मिला वह उन्हें स्वमेव भागीदार नहीं बना देगी। माननीय न्यायालय ने गोविंद नायर बनाम मोगा के वाद में इस सिद्धांत का परीक्षण करते हुए कहा, जहां ए और बी आपस में एक चाय की दुकान को खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं, किराए को वह आपस में बराबर बांट लेते हैं और न्यायालय द्वारा यहाँ अभिनिर्धारित किया गया कि पक्षकारों द्वारा अपनी संयुक्त संपत्ति को किराए पर दिया गया और यह मात्र संयुक्त संपत्ति को किराए पर देने से जो उपार्जित आय हुई, उस आय को आपस में बांटने के अलावा कुछ भी नहीं था। इस प्रकार यह कार्य केवल उनके सहस्वामित्व को दर्शाता है, ना कि उनके भागीदारों को। इस प्रकार वे आपस में किसी भी प्रकार से भागीदार नहीं कहे जा सकते। अर्थात यह स्पष्ट है कि हमें भागीदारी की व्यवस्था में यह ध्यान रखना होगा कि भागीदारी की व्यवस्था सहस्वामी की व्यवस्था से भिन्न होती है। सहस्वामी में जहाँ किसी परिस्थिति के कारण या किसी स्थिति के कारण दो व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में स्वामी तो हो सकते हैं, इसलिए उससे यदि उन्हें कोई लाभ होगा तो हमें सिर्फ इसलिए कि लाभ का बंटवारा उन्होंने किया, उन्हें भागीदार कहना उचित नहीं होगा। भागीदारी होने के लिए उनके बीच का पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण होता है और पारस्परिक संबंध का परीक्षण करने के बाद ही यह तय होगा कि क्या हम उन्हें भागीदार माने अथवा नहीं माने। एक अन्य वाद डेविस बनाम डेविस में पिता ने अपने दोनों बेटों को जो एक कार्यशाला तथा 3 मकान दिए और उसे कारोबार में दिया गया और उस मकान को आपस में सभी को कार्यशाला को उन्होंने लगा दिया और मकान को किराए पर दे दिया और मकान से होने वाले जो प्राप्ति के किराए थे उसका प्रयोग
उन्होंने अपने कारोबार को चलाने में किया। यह निर्णीत किया गया कि कार्यशाला में कारोबार के रूप में वो भागीदार तो थे, यानी हर परिस्थिति में वो भागीदार माने जा सकते हैं, लेकिन उस संबंध में नहीं जहां उन्होंने मकान को किराए पर दिया था। यानी इसी प्रकार से एक थिएटर के मालिक ने अन्य व्यक्तियों के साथ एक करार किया जिसके अनुसार वो व्यक्तियों को थिएटर से प्राप्त कुल सकल आय में से एक निश्चित हिस्से को प्राप्त करेंगे। एक कलाकार ने कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के दौरान गोली चलाई जिससे एक व्यक्ति को क्षति पहुंची। प्रश्न था कि क्या थिएटर का मालिक इस क्षति के लिए उत्तरदायी है अथवा नहीं। निर्णय हुआ कि थिएटर का मालिक उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि उसके देखभाल और अन्य कार्यों के लिए वह भागीदार नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक अन्य वाद में दौड़ से संबंधित एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दो व्यक्तियों ने घोड़े का प्रबंध किया। उसकी देखरेख में या देखभाल में जो खर्चा था, उस व्यय को दोनों को संयुक्त रूप से वहन करना था। घोड़े के जीत के प्राप्त जो भी सकल आय मिलनी थी उसे आपस में बांट लेना था, लेकिन इससे प्राप्त होने वाले लाभों को आपस में बांटने के संदर्भ में हम उन्हें भागीदार नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमें पुनः धारा 6 का परीक्षण देखना होगा, और धारा 6 का परीक्षण स्पष्ट करती है कि मात्र इसलिए कि दोनों ने समान पूंजी लगा करके घोड़े को खरीदा था और घोड़े के देखभाल की व्यवस्था भी इन दोनों पे थी, इसलिए प्रतियोगिता में घोड़े को जो भी लाभ हुआ उसे आपस में बांट लेने पर इन्हें आपस में अंशों का बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह स्पष्ट करता है कि यह कोई कारोबार चलाने के लिए आश्रित नहीं थे, ना ही किसी कारोबार से होने वाले लाभ को आपस में बांट रहे थे, बल्कि यह उस घोड़े के संयुक्त स्वामी थे, और संयुक्त स्वामी होने के कारण घोड़े को जो भी लाभ प्राप्त हुआ उसे वो आपस में बांट रहे हैं। तो वे सह स्वामी के रूप में बांट रहे हैं, भागीदार के रूप में नहीं। इसी प्रकार चेटियार फर्म बनाम चेटियार फर्म के मामले में भी यह निर्धारित किया गया कि जो संयुक्त स्वामी कारोबार तथा उसके आय का आपस में बंटवारा करते हैं वे भागीदार होते हैं, लेकिन एक प्रकार से जब दो व्यक्ति स्वस्वामी होते हैं तो आपस में बंटवारा करने से वो भागीदार नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए दो व्यक्तियों द्वारा खेती की गई, फसल को पैदा किया गया और उस खेती का कारोबार करने पर उनमें लाभ प्राप्ति होने पर जब उस लाभ के अर्जन को आपस में बांटा गया तो न्यायालय ने यहाँ पर उन दोनों को भागीदार माना। इसी प्रकार जब हम भागीदारी का परीक्षण करते हैं विशेष रूप से धारा 6 के अंतर्गत, तो हम देखते हैं कि क्या कारोबार में प्राप्त होने वाले लाभ के आधार मात्र पर ही हम उन्हें भागीदार मान लेंगे, क्योंकि धारा 6 में स्पष्ट रूप में कहा है कि मात्र लाभों का आपस में बंटवारा कर लेने से व्यक्ति आपस में भागीदार कहे जाएं यह जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें प्रत्येक तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि प्रत्येक तथ्य और परिस्थिति यह इंगित करने में सफल नहीं होती है कि इनके बीच का आपसी संबंध या इनके बीच का जो साझेदारी है वह स्थापित नहीं होता है, तो मात्र इस तर्क के आधार पर कि उन्होंने उपार्जित लाभ के अंशों को आपस में बांट लिया, हम इन्हें भागीदार नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया कि कारोबार में लाभ या अंश प्राप्ति भागीदारी की निर्णायक कसौटी नहीं हो सकती है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी कारोबार में उद्भूत लाभ में अंश लेना भागीदारी की स्थापना का प्रथम दृष्टया साक्ष्य तो हो सकता है, लेकिन यह निर्णायक साक्ष्य नहीं होगा। इसलिए कोई व्यक्ति फर्म का भागीदार केवल इस कारण नहीं होगा कि उसने फर्म के कारोबार से लाभ में हिस्सा प्राप्त किया है। वाद की परिस्थितियां, वाद के तथ्य और वाद के तर्क के आधार पर वास्तविक संबंध का निर्धारण किया जाना चाहिए। पुनः कॉक्स बनाम हिकमैन का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें स्मिथ एंड ग्रेग
के मामले में लाभ लेने को भागीदारों के निर्माण की कसौटी माना जाता था, लेकिन कॉक्स बनाम हिकमैन के वाद के आने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कारोबार में प्राप्त लाभों को यदि आपस में बांटा जाता है तो यह किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन यह भागीदारी ही हो यह जरूरी नहीं। भागीदारी होने के लिए लाभों का आपस में बांटना, इससे भी बड़ा तथ्य यह है कि क्या उनके पारस्परिक संबंध भागीदारी की स्थापना के सृजन के लिए थे अथवा नहीं थे। यानी भागीदार इसलिए मान लेना कि उन्होंने लाभों में बंटवारा किया या भागीदारी के निर्णयन की कसौटी नहीं हो सकती है। इस तथ्य में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि कारोबार में सभी भागीदार या उनके द्वारा सबके लिए कारोबार चलाया जाना है। यानी जो भागीदारियों के मध्य का संबंध होता है वह पारस्परिक अभिकरण का संबंध होता है, यानी जहां भागीदार स्वामी एवं अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। स्वामी इसलिए क्योंकि वह उस कारोबार में अपने लिए एक भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं, और अभिकर्ता ये क्योंकि वह फर्म और फर्म के अन्य भागीदारों के लिए काम कर रहे हैं। विशेष रूप से धारा 6 का स्पष्टीकरण 2, जिसमें यह प्रावधानित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारोबार के लाभ को या उसके अंश को किसी कारोबार से उपार्जित होने वाली या समार्जित होने वाले लाभों को घटने या बढ़ने के संदाय के कारण उसे कारोबार चलाने के मात्र से भागीदार नहीं बना देती। अडले बनाम कर्नाडिडेट बैंक में कहा गया कि ऋणदाताओं ने जो एक ठेकेदार को रेलवे कंपनी से की गई संविदा को पूर्ण करने के लिए ऋण देती है। ऋण के भुगतान को सुरक्षित रखने के लिए ठेकेदार ने अपनी मशीनरी ऋणदाता के नाम से अंतरित कर दी। ऋणदाता को 10% ब्याज और रेलवे के साथ की गई संविदा से होने वाले लाभ का 10% मिलना था। संविदा में यह भी कहा गया कि ठेकेदार के दिवालिया हो जाने के बाद ऋणदाता उस कारोबार को चलाता रहेगा। प्रश्न था कि क्या केवल ऋणदाता को इस आधार पर हम ऋणदाता माने या भागीदार मान सकते हैं। निर्णित हुआ कि वह जो ऋणदाता था तथा जो ठेकेदार था उनके बीच में आपस में कोई पारस्परिक अभिकरण नहीं था, मात्र लाभों में कुछ अंश प्राप्त करने से या लाभ प्राप्त करने के कारण उन्हें आपस में हम भागीदार नहीं मान सकते। कॉक्स बनाम हिकमैन के मामले में दिए गए सिद्धांत को यहाँ हम पुनः लागू कर सकते हैं और स्पष्ट होता है कि जब दो या दो से व्यक्ति आपस में लाभ का बंटवारा करते हैं तो वह भागीदार नहीं होते हैं। भागीदार तब होंगे जब उनके बीच पारस्परिक संबंध हो, यानी आपसी संबंध अभिकरण के स्थापना का हो, तभी वह भागीदारी का सृजन कर सकेंगे, ऐसा कहा जाना चाहिए। मालवो मार्च बनाम कोर्ट के ऑफ वाइस के बाद में, जहां पर कलकत्ता में दो ब्रिटिश व्यापारियों जो कि व्यापार कर रहे थे, एक हिंदू राजा ने कुछ ऋण दिया। राजा के करार के अनुसार व्यापार का संचालन और उसको नियंत्रण को अपने हाथों में ले लिया तथा व्यापार से अर्जित होने वाले लाभ में से कुछ कमीशन के रूप में अंश प्राप्त करते थे। यह निर्णय हुआ कि इस तथ्य के आधार पर ऋणदाता को फर्म का भागीदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस कारोबार से होने वाले लाभ में वह लाभ का बंटवारा नहीं कर रहे थे, बल्कि उस कारोबार से जो लाभ हो रहा था उसमें से लाभ में से वह कुछ कमीशन पाने के हकदारी थे। यानी कि वह मात्र कमीशन प्राप्त करने के उद्देश्य या कमीशन प्राप्त करने के लिए उसके साथ जुड़े थे, ना कि उनके बीच का आपसी संबंध पारस्परिक अभिकरण का था। इस प्रकार किसी व्यापार में लाभ में हिस्सा प्राप्ति भागीदार के अस्तित्व का महत्वपूर्ण साक्ष्य है, और कुछ परिस्थितियों में भागीदारी का निर्माण हो भी जाता है, लेकिन यह कह देना कि मात्र इस कारण से भागीदारी का निर्माण हो गया, यह उचित नहीं है, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि आपस में जो संबंध है वह पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण है
और पारस्परिक संबंध के परीक्षण की कसौटी ही एकमात्र कसौटी है जिसके द्वारा यह तय किया जाना चाहिए कि किसी समूह के बीच या भागीदारों के बीच भागीदारी का वास्तविक संबंध है अथवा नहीं है। सेवक या अभिकर्ता के रूप में यदि किसी ने पारिश्रमिक या लाभ लिया है तो क्या ऐसी परिस्थिति में हम उन्हें भागीदार मान सकते हैं? यह एक रोचक तथ्य है जहां हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कभी कभी किसी भी लाभ या कारोबार के लाभ में कुछ हिस्सा सेवक या अभिकर्ता पारिश्रमिक के रूप में ले जाता है। तो क्या मात्र इसलिए कि किसी सेवक या अभिकर्ता ने लाभ को लिया है हम उसे भी भागीदार मान लेंगे? मुंशी अब्दुल लतीफ बनाम गोपेश्वर सोटेराज के मामले में एक सिद्धांत के द्वारा इस उदाहरण को प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के ठेकेदार ने, जिसने रेलवे वैगन को लादने और खाली कराने का कार्य किया और इस कार्य करने के लिए उसने एक सेवक को नियुक्त किया, सेवक को उसके एक निश्चित भाग को मिलना था, अर्थात उससे जो लाभ प्राप्त होता उस लाभ में से कुछ अंश उस सेवक को मिलना था। लेकिन साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य था वह यह कि यदि हानि होगी तो सेवक को उस हानि को भी सहन करना होगा। ऐसे में यह दावा किया गया कि यह लाभ को प्राप्त करना और हानि को उठाना अर्थात यह भागीदारी का निर्माण है। लेकिन न्यायालय ने निर्णय दिया कि मात्र लाभ में हिस्सा लेने से सेवक को ठेकेदार के साथ भागीदार नहीं माना जाएगा, सेवक ठेकेदार के अभिकर्ता के रूप में ही समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी मृत भागीदार की विधवा या बच्चों द्वारा यदि कोई लाभ प्राप्त किया जाता है या किसी हिस्से की प्राप्ति मृत भागीदार की विधवा के रूप में उसे कुछ होता है या लाभांश की प्राप्ति होती है तो उसे हम भागीदार नहीं ठहरा सकते। और ऐसे ही गुडविल या साख के विक्रेता द्वारा यदि लाभ का अंश प्राप्त किया जाए तो हम उसे भी भागीदार नहीं मानेंगे, अर्थात अंश की प्राप्ति यदि कारोबार के भूतपूर्व स्वामी द्वारा एक अंश संचालन में गुडविल या उसके प्रतिफल के रूप में अंश प्राप्त करने के कारण हुई हो। जैसे एक उदाहरण में एक डॉक्टर ने अपने दवा खाने को बेच दिया और अपने क्लिनिक को बेचते समय उसने एक अनुबंध किया कि डॉक्टर उस क्लिनिक में आता जाता रहेगा, उसे अपनी रोगियों से मुलाकात करने का हर संभव प्रयास कराया जाएगा और इसके बदले में वह आधा लाभ डॉक्टर को देता रहेगा। न्यायालय ने यहाँ भागीदार नहीं माना क्योंकि यह गुडविल के द्वारा होने वाले लाभ और उसके अंतर्गत आता है, ना कि इस परीक्षण में भागीदारी का परीक्षण शामिल है। अब जब हम भागीदारी की परिभाषा को देखते हैं तो भागीदारी की परिभाषा में यह भी कहा गया कि भागीदारी का संबंध व्यक्तियों के बीच में ऐसा संबंध है जो कारोबार को करने, उससे होने वाले लाभ को प्राप्त करने से या आपस में बांटने के लिए किया जाता है और इसमें व्यक्ति भागीदार कहलाते हैं और संयुक्त रूप से वो फर्म कहलाते हैं। ऐसे में फर्म का तात्पर्य क्या है, इसके अर्थ को समझने के लिए हमने धारा 4 को देखना होगा। धारा 4 में व्यक्त किया गया है कि वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है व्यक्तिगत रूप से भागीदार और सामूहिक रूप से फर्म कहलाते हैं और जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है वह फर्म नाम कहलाता है और कानून की दृष्टि में फर्म केवल भागीदारियों का समूह है। फर्म विधिक व्यक्तित्व नहीं रखती है और ना ही कोई ऐसा स्वत्व रखती है जो भागीदारों से भिन्न हो। फर्म का केवल इतना स्वत्व है कि यह भागीदारी के नाम से वर्णित है। भागीदार की मृत्यु या दिवालिया हो जाने के पश्चात फर्म का भी विघटन हो जाता है और भागीदारी को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सूक्ष्म सामूहिक नाम ही फर्म होता है। यानी फर्म कुछ और नहीं बल्कि इन्हें बनाने वाले व्यक्तियों का एक नाम है या इन्हें एक दिया गया नाम है। सुविधा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नाम का प्रयोग करके वादों को लाया जाता है या कोई
गठन किया जाता है। इस प्रकार यदि फर्म किसी व्यक्ति के साथ जब भागीदारी का गठन करती है तो सभी सदस्य आपस में भागीदार माने जाएंगे और सामूहिक रूप से उन्हें फर्म कहा जाएगा, क्योंकि धारा 4 के अनुसार भागीदारी की स्थापना के लिए प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति को होना आवश्यक है और फर्म ना तो प्राकृतिक व्यक्ति होती है ना ही कृत्रिम व्यक्ति। इसलिए एक भागीदारी फर्म दूसरी भागीदारी फर्म के साथ साझेदारी का सृजन भी नहीं कर सकती। सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 30 फर्म के नाम में फर्म के विरुद्ध या फर्म की ओर से वाद लाने के लिए प्रस्तावित करते हैं, किंतु सुविधा की दृष्टि से यह माना जाना चाहिए कि फर्म को कंपनी की तरह अपने सदस्यों से विधिक अस्तित्व प्राप्त है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ विधियां ऐसी हैं जो फर्म को विधिक व्यक्तित्व की मान्यता प्रदान करती हैं, अर्थात सीमित स्वरूप में इन्हें विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है। जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण के उद्देश्य से इन्हें एक पृथक विधिक अस्तित्व माना जाता है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मात्र इस संकल्पना के कारण कि आयकर विधि में इसे विधिक अस्तित्व प्राप्त है, हम इसे पृथक विधिक व्यक्ति नहीं मान सकते। और धारा 6 का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हमें दिखता है कि भागीदारी व्यवस्था को सहस्वामित्व से अलग समझना चाहिए और भागीदारी और सहस्वामित्व के मध्य अंतर है। सहस्वामित्व का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के ऐसे संबंध से हैं जो किसी संपत्ति के संयुक्त रूप से स्वामी हैं। यदि किसी फर्म के पास कुछ संपत्ति होती है तो उसके भागीदार संपत्ति के सहस्वामी कहे जाते हैं, किंतु भागीदारी तथा सहस्वामित्व एक ही नहीं है, दोनों में कुछ अंतर है। जैसे यदि हम भागीदारी और सहस्वामित्व के मध्य अंतर को देखें तो हम देखते हैं कि भागीदारी की स्थापना या सृजन संविदा के द्वारा होती है, यानी भागीदारी संविदा का परिणाम है, किंतु सहस्वामित्व संविदा का परिणाम नहीं होता है, ना ही यह आवश्यक है कि उसके लिए कोई संविदा की जाए। भागीदारी के लिए एक कारोबार का चलाया जाना आवश्यक होता है। भागीदारी का सृजन तभी होता है जब वह किसी कारोबार को चलाने के उद्देश्य से किया जाए, यानी कारोबार का अस्तित्व भागीदारी के निर्धारण में आवश्यक होता है, लेकिन सहस्वामित्व के लिए आवश्यक नहीं है कि भागीदारी का अस्तित्व बना रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि भागीदार में एक भागीदार दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना उसके हितों का अंतरण नहीं कर सकता है, जबकि सहस्वामी ऐसा अंतरण कर सकता है। भागीदारी में प्रत्येक भागीदार एक दूसरे के अभिकर्ता होते हैं, यानी भागीदारी के लिए आवश्यक है कि जहां प्रत्येक भागीदार एक दूसरे के लिए स्वामी और अभिकर्ता के रूप में समझे जाने चाहिए, लेकिन सहस्वामित्व में यह आवश्यक नहीं है। सहस्वामित्व में प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का अभिकर्ता या स्वामित्व नहीं होता है, न ही ऐसा कोई दायित्व होता है। दूसरा जो तथ्य है, हम भागीदार को किसी भागीदारी की विधि और कंपनी के विधि में अंतर को कैसे समझें, क्योंकि हमने देखा कि जो भी व्यापार की जो निर्माण की जो परिस्थितियां होती हैं वह व्यक्तियों की अपनी रुचि, विशेषता और अपनी आवश्यकता के अनुरूप होती है। ऐसे में व्यापार के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। व्यापार के विभिन्न तरीकों की चर्चा करें तो हम एकल व्यापार या एकल समव्यवहार के व्यापार, भागीदारी या भागीदारी के तरीके, और फिर कंपनी बनाना, हिंदू अविभाज्य परिवार द्वारा किया जाने वाला व्यापार एवं अन्य प्रकार के तरीके प्रचलित हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी अधिनियम 2008। लेकिन हम जब व्यापार के संबंध में बात करते हैं साझेदारी व्यवस्था की, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि साझेदारी की व्यवस्था एकाकी व्यवस्था के बाद जन्म लेती है और इसमें आने वाले दोषों के कारण हमने कंपनी को जन्म दिया। अर्थात जो कंपनी की व्यवस्था आई वह मात्र इसलिए आई क्योंकि हमने भागीदारी व्यवस्था में कुछ दोषों को देखा, जिसमें
भागीदारी की व्यवस्था में आने वाले दोषों में जो सबसे महत्वपूर्ण दोष था वह था असीमित दायित्व। चूँकि भागीदारी की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कारोबार को चलाने और उनसे होने वाले लाभों को आपस में बांटने का समव्यवहार करते हैं। ऐसे में यदि उस फर्म को या उस भागीदारी की व्यवस्था में कारोबार को कुछ नुकसान या घाटा होता है तो उस घाटे के लिए सभी साझेदार जिम्मेदार साझेदारी तक ही नहीं होते हैं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं, यानी उनका दायित्व सीमा से परे असीमितता की ओर होता है, जहां वह अपने निवेश यानी उस अंश तक जितना उन्होंने निवेश किया है उसके साथ ही साथ संपूर्ण कारोबार से होने वाले हानि के लिए भी उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। और इसी असीमित दायित्व की व्यवस्था के कारण हम कंपनी की ओर चलते हैं और कंपनी की जो सिद्धांत है या कंपनी के द्वारा व्यापार करने का तरीका है उसका सृजन होता है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम उन विशेषताओं और गुणों को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी और भागीदारी फर्म के मध्य अंतर को स्पष्ट करें। भागीदारी की परिस्थिति में हम देखते हैं कि धारा 4 स्पष्ट रूप से कहती है कि भागीदारी व्यवस्था में यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है, यानी भागीदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। लेकिन कंपनी में कितने व्यक्ति होंगे यह स्पष्ट रूप से तब तक हम नहीं कह सकते जब तक हम कंपनी की प्रकृति पर नहीं जाते। और प्रकृति पर जाने पर हम देखते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 3 के व्यवस्था के अनुसार या तो लोक कंपनी के रूप में होगी या तो प्राइवेट कंपनी के रूप में होगी। कंपनी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब निगमन के लिए किसी लोक कंपनी का निर्माण किया जाना हो तो सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होगी, और जब प्राइवेट कंपनी का निर्माण किया जाना हो तो सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 होगी। यानी किसी भी परिस्थिति में कंपनी में न्यूनतम 2 अथवा लोक कंपनी की स्थिति में न्यूनतम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जबकि साझेदारी की अवस्था में न्यूनतम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भागीदारी की दशा में किसी भागीदार की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर भागीदारी का विघटन हो जाता है, परंतु कंपनी के मामले में कंपनी का विघटन नहीं होता है, ना ही मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव पड़ता है। कंपनी विधि में इसे शाश्वत उत्तराधिकार के सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। शाश्वत उत्तराधिकार का तात्पर्य है कि कंपनी अपने सदस्यों से भिन्न होती है और कंपनी के सदस्यों पर किसी भी परिणाम या प्रभाव के पड़ने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम ग्रोवर के प्रेक्षण को ध्यान दें तो उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए किसी बंद कमरे में किसी प्राइवेट कंपनी की एक मीटिंग हो रही हो और उस प्राइवेट कंपनी के सभी व्यक्ति वहां बैठे हों और एक बम गिरता है जिससे कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, तो भी कंपनी के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कंपनी जीवित रहेगी। और कंपनी के यही शाश्वत उत्तराधिकार की जो विशेष स्थिति होती है यह इसे साझेदारी से भिन्न बनाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण अंतर, जब हम दायित्व की चर्चा करते हैं तो हमने देखा कि एक भागीदारी की व्यवस्था में साझेदारों का असीमित दायित्व होता है और कंपनी का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य ही था कि दायित्व को एक सीमा में बांधना। ऐसे में किसी कंपनी के लिए आवश्यक है कि जब कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी निर्माण के बाद अपने सदस्यों से भिन्न हो जाती है और कंपनी के निर्माण के बाद वह कंपनी इस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करती है जहां उसके सभी व्यक्ति जो कंपनी से पृथक हैं असीमित की बजाय सीमित दायित्व में आ जाते हैं। अर्थात सीमित दायित्व की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां कंपनी अपने सदस्यों से अलग हो जाती है और व्यक्ति अपने दायित्व से मात्र उस सीमा तक बंधे होते हैं जितना उन्होंने अपने अंश को स्वीकार किया है या अपने दायित्व को स्वीकार किया है। जब हम बकले के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं तो उन्होंने असीमित दायित्व के संबंध में एक बात कही कि
जितने भी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित प्रावधान या विधायन बनाए गए हैं, उन विधायनों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण और व्यापारिक हितों को पूर्ण करने वाला संविधान अगर कोई बना है, कोई ऐसा साधन या तरीका या विधि व्यवस्था बनी है, तो वह मात्र यह कि कंपनी विधायन के द्वारा सीमित दायित्व को जन्म देना। क्योंकि सीमित दायित्व का विधायन एक ऐसा विधायन है जो कंपनी के द्वारा व्यापार को सुचारू रूप से उत्कृष्ट बनाता है, और इसके दो महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। पहला महत्वपूर्ण लाभ तो ये कि सीमित दायित्व होने के कारण व्यक्ति बिना झिझक, बिना डरे अपनी क्षमता के अनुसार किसी कंपनी में निवेश कर सकता है और उस कंपनी के द्वारा व्यापार करने के तरीके में शामिल हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ यह कि जब आम जनता और छोटे निवेशक द्वारा कंपनी में निवेश किया जाता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ता को प्राप्त करती है। इसलिए कंपनी का जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है कि यह असीमित दायित्व को खत्म करके सीमित दायित्व की ओर चलती है, और यही इसे सामान्य जो साझेदारी की व्यवस्था है उससे अलग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भागीदारी के प्रत्येक भागीदार के कारोबार में प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन सभी व्यक्ति जो कंपनी में शामिल होते हैं कारोबार के प्रबंध में भागीदार बने, यह आवश्यक नहीं। क्योंकि कंपनी के सुचारू ढंग से चलाने के लिए, कारोबार की व्यवस्था में बने रहने के लिए कंपनी में एक विशेष प्रबंध तंत्र होता है जिसमें निदेशक मंडल होता है, निदेशक होते हैं, और ये निदेशक और निदेशकों का तंत्र ही कंपनी के कारोबार की सुचारू व्यवस्था को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें सभी व्यक्तियों को अधिकार नहीं है कि वह कंपनी के कारोबार में भाग ले। इस प्रकार कंपनी और जो भागीदारी की व्यवस्था है उनके बीच में हम अंतर को जब स्पष्ट करते हैं तो एक महत्वपूर्ण अंतर और संख्या के संदर्भ में, हमने न्यूनतम संख्या की चर्चा की, अधिकतम संख्या के संदर्भ में होता है कि किसी कंपनी में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और किसी भागीदारी फर्म में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखना होगा कि कंपनी अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1, कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 68 तथा कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 71 को हम एक साथ पढ़ें तो हम देखते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए यह निषेध होता है कि वो अपने अंशों का स्थानांतरण 200 व्यक्तियों से ज़्यादा लोगों को करे। अर्थात स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई प्राइवेट कंपनी बनती है तो उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 ही हो सकती है, इसके उपरांत नहीं। जबकि किसी भी पब्लिक कंपनी में या लोक कंपनियों में सदस्यों की संख्या 200 से ज़्यादा, यहाँ तक कि असीमित भी हो सकती है। लेकिन जब हम भागीदारी व्यवस्था की बात करते हैं तो कहीं भी भागीदारी अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि एक भागीदारी में कितने सदस्य शामिल होंगे। लेकिन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत धारा 464 में अवैध संगठन की परिभाषा में हम जाएं तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार यह सीमित कर सकती है कि रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी संगठन जिसमें फर्म भी शामिल हो में अधिकतम सदस्यों की संख्या 100 हो सकती है। अर्थात 100 व्यक्ति से ज़्यादा रजिस्ट्रीकृत फर्म के द्वारा कारोबार करेंगे तो वह कारोबार धारा 464 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अवैध संगठन की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए यह कहना उचित होगा कि आज किसी कंपनी के अलावा यदि कोई भागीदारी फर्म है जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो उसमें 100 से अधिक की संख्या में सदस्य नहीं हो सकते। भागीदारी फर्म की पूंजी को पारस्परिक संविदा द्वारा हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी की पूंजी को कम या अधिक करने के लिए कंपनी अधिनियम में वर्णित प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए। कंपनी विधिक व्यक्ति होने के कारण अपनी संपत्तियों का अर्जन करती है, अपने नाम से प्रयोग करती है और दूसरे के नाम से संविदा कर सकती है, लेकिन भागीदारी में ऐसा संभव नहीं है। तथा भागीदारी में लेखों की परीक्षा जो भागीदारी की स्वेच्छा पर निर्भर करती है, जबकि कंपनी को नियमानुसार प्रत्येक वर्ष अपने लेखा की संविदाओं की
संपरीक्षा कराना आवश्यक होता है। इस प्रकार एक कंपनी और एक भागीदारी फर्म में बहुत महत्वपूर्ण अंतर हैं जो एक से दूसरे को अलग करते हैं, और साझेदारी व्यवस्था में गुण होने के साथ साथ कुछ अवगुण या कुछ दोष भी हैं जो हमें इस बात की ओर ले गए कि हम भागीदारी से, संविदा से हम कंपनी की ओर बढ़ें और रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण की प्रक्रिया द्वारा कारोबार को चलाएं। अब कारोबार चलाने के विभिन्न क्रमों में भागीदारी तथा संयुक्त हिंदू परिवार की व्यवस्था में भी अंतर समझ लेना आवश्यक हो जाता है, और इन दोनों के बीच यद्यपि बहुत सारे अंतर है, पर सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो हमें समझना आवश्यक हो जाता है कि भागीदारी संविदा का परिणाम होती है, जबकि हिंदू व्यवस्था या संयुक्त हिंदू कुटुंब व्यवस्था या परिवार एक संस्थिति का परिणाम है, यानी वह एक स्टेटस है। कोई व्यक्ति किसी संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य है क्योंकि वह उस परिवार में पैदा हुआ है, ना कि उसने कोई संविदा की है। यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार पारिस्थिति का परिणाम होता है, जबकि भागीदारी संविदा का परिणाम होती है। पुनः धारा 5 यहाँ महत्वपूर्ण होगा, अर्थात भागीदारी व्यवस्था में साधारण रूप से जन्म से अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि आपको भागीदारी फर्म में भागीदार के रूप में शामिल होना है तो उस संविदा के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, अवयस्क भागीदारी नहीं कर सकता, लेकिन अवयस्क पुरुष परिवार द्वारा चलाए गए कारोबार का सदस्य हो सकता है। भागीदारी की स्थिति में प्रत्येक भागीदार फर्म के कारोबार के उद्देश्य हेतु फर्म में शामिल होता है, किंतु संयुक्त परिवार द्वारा संचालित पारिवारिक व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य कारोबार के प्रयोजन हेतु उसका एजेंट होता है। किसी भागीदार की मृत्यु के पश्चात या दिवालिया हो जाने के पश्चात भागीदारी का विघटन हो जाता है और विघटन नहीं होता है, लेकिन भागीदारी में भागीदार के कारोबार में भाग का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और सदस्यों को भी ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे भागीदारी के प्रकार की। भागीदारी कितने प्रकार की होती हैं? यदि हम अधिनियम में देखें तो अधिनियम में कहीं स्पष्ट रूप से तो ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भागीदारियों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है धारा 7 के अंतर्गत इच्छाधीन भागीदारी। इच्छाधीन भागीदारी अर्थात ऐसी भागीदारी जो संविदा द्वारा जन्म हो, जो एक निश्चित अवधि के लिए ना की गई हो, यानी भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है, तो वह भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी होगी। यानी धारा 7 में स्पष्ट है कि यदि भागीदारी संविदा में निश्चित अवधि के निश्चयन के बिना की गई हो तथा भागीदारी के पर्यवसान के लिए कोई प्रबंध ना किया गया हो, तो वह इच्छाधीन भागीदारी कहलाएगी। एवी जोसेफ बनाम जोशी टी जोसेफ के बाद में कहा गया कि इच्छाधीन भागीदारी का आशय स्पष्ट है कि संविदा में भागीदारों के मध्य भागीदारी के संबंध का समय उपबंध ना किया गया हो तो इच्छाधीन भागीदारी कहलाएगी। और दूसरी, विशिष्ट भागीदारी। विशिष्ट भागीदारी भागीदारी अधिनियम की धारा 8 में दी गई है और स्पष्ट किया गया है कि जब किसी विशेष व्यापारिक प्रोद्यमों या विशिष्ट प्रोद्यमों के लिए किसी व्यक्ति को भागीदारी में शामिल किया जाएगा तो उसे विशिष्ट भागीदार कहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए कि दो अधिवक्ता जो आपस में भागीदार नहीं हैं, लेकिन किसी मुवक्किल के साथ किसी वाद विशेष में कार्य करते हैं और उसके लिए नियुक्त किए गए हैं और उससे होने वाले लाभों को प्राप्त करते हैं, तो उस वाद विशेष के लिए वो दोनों अभिवक्ता एक दूसरे के साथ भागीदारी में विशिष्ट भागीदारी के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार कभी कभी भागीदारी सामान्य भागीदारी और निश्चित अवधि की भागीदारी के रूप में भी होती है। निश्चित अवधि की भागीदारी जहां समय पहले से ही निश्चयन होता है और समय की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भागीदारी खत्म हो जाती है, और सामान्य भागीदारी जहां भागीदारी की अवधि और कारोबार के क्षेत्र को परिभाषित नहीं किया जाता है और वह कारोबार चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि उस व्यवस्था में कोई अन्य परिवर्तन ना किया जाए। ऐसी ही एक प्रकार से सीमित भागीदारी की भी व्यवस्था है। सीमित भागीदारी की व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी भागीदारी से है जहां प्रदत्त पूंजी की सीमा एक निश्चित देयता तक होती है
और उपभागीदारी, जहां एक व्यक्ति जो भागीदार होता है किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लेता है, उसे उपभागीदारी कहते हैं। और अवैध भागीदारी यद्यपि कि कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन हम स्पष्ट करने के उद्देश्य से देख लेते हैं कि यदि कोई ऐसी भागीदारी की व्यवस्था की जाए जिसके उद्देश्य संविदा अधिनियम की धारा 23 के उपबंधों के उल्लंघन में बनाए हैं, तो वह अवैध भागीदारी होगा और वास्तव में उन्हें भागीदारी कहना भी उचित नहीं होगा। और भागीदारी के प्रकार के बाद हम भागीदारों पर चर्चा कर लें तो इसी भागीदारी के प्रकारों से ही भागीदारों के प्रकार निकल कर आते हैं। एक सामान्य और वास्तविक भागीदार ऐसे भागीदारों से है जो कारोबार के संबंध में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और उसके लाभ और हानियों में हिस्सेदार बनते हैं। सुसुप्त या निष्क्रिय भागीदार, ऐसे भागीदार जो भागीदार तो होते हैं पर सक्रिय रूप से कार्य नहीं करते और भागीदारी की सूचना मिलने पर वो आपस में करार करते हैं। गोपनीय भागीदार ऐसे भागीदार होते हैं जो फर्म के कारोबार में भाग तो लेते हैं परंतु गोपनीय रूप से वह कारोबार करते हैं, यानी समव्यवहार करने वाले व्यक्तियों में सहयोग करने वाले व्यक्तियों का नाम गुप्त रखा जाता है। इसी प्रकार प्रबंधन के द्वारा अर्थात भागीदार जब कोई लिखित मौखिक शब्दों द्वारा आचरण द्वारा या उपदेशित करते हैं, और लाभ के भागीदार जो मात्र लाभ के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार सारांश रूप में हम देखें तो हम देखते हैं कि व्यापारिक संगठन के प्रारूपों में साझेदारी एक विशिष्ट स्थान रखती है। इसमें इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि यह मध्यम आकार की इकाइयों के लिए आदर्श संगठन हो सकती है। इसकी स्थापना में सरलता होती है। यह अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय स्रोत इकट्ठा कर सकती है और इसमें पूंजी एवं प्रबंध का मिलन आसानी से किया जा सकता है। और इन्हीं सब गुणों के कारण यह साझेदारी की व्यवस्था एकल व्यापार से अधिक उत्कृष्ट होती है और इस प्रकार अपने अवयवों, अपने तरीकों और व्यापार के जो व्यवस्था है उससे होने वाले लाभ को ध्यान में रख करके भारतीय विधायन द्वारा 1932 में इसे विशेष अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। और आज के व्याख्यान में हमने देखा कि किस प्रकार यह एक व्यक्ति के रूप में, विधिक व्यक्तित्व के रूप में ना होते हुए भी व्यापारिक सुगमता में सहायता प्रदान करती है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well,
I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.